तो आज की जो मेरी क्लास है ये हम जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब वही सेम चैप्टर ही कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 2 अभी पूरा नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक बाकी है जो पहले मैंने कवर नहीं किया था, बट इस बार क्योंकि मैं मेरे जो नोट्स हैं इस बार जो मैंने एक्चुअली जो हमारी जो क्लासेज है वो मेंस फोकस्ड। एक सेकंड मैं सबको पहले म्यूट कर देता हूँ। प्लीज सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिए। सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिए। ठीक। हाँ, तो इस बार जो मैंने कुछ मेंस के हिसाब से एडिशन किया, तो आज की जो क्लास है वो उसी सेकंड चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोबारा बोला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि कंडीशन ऑफ इंडियंस इन द 18th सेंचुरी इन टर्म ऑफ सोशल और इकोनॉमिकल। तो हमें इंडियंस की कंडीशंस बतानी है 18th सेंचुरी में सोशल और इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट के हिसाब से कि भाई कैसी कंडीशन रही थी। तो वो हम डील करते हैं पूरा सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को 18th सेंचुरी की। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 18th सेंचुरी इंडिया इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस के बारे में बात करनी है आज। क्या क्या है मैं आपको वही आपको सिर्फ सुनना है, सारी चीज हिस्टोरिक तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिक, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। सो आप आराम से सुन रहिए। इन बोथ कंडीशन इंडिया फेल टू प्रोग्रेस एट एन एडिक्वेट पेस। तो दोनों ही जगह इंडिया काफी हद तक फेल रहा। अब क्यों फेल रहा वो तो हम पढ़ेंगे अंदर। अच्छा, जो कॉमन लोग थे इम्प्रोवाइज, बैकवर्ड, ऑप्रेस्ड, और जो रिच थे वो लग्जरी लाइफ, बेसिकली मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो गरीबी की लाइफ जीता था, और जो अमीर है वो आज के जो आज भी उठा लो आज भी वही हाल है। 18th सेंचुरी से ज्यादा कुछ फर्क आया नहीं। गरीब आज भी गरीब है, अमीर आज के टाइम में तो खैर वो ज्यादा ही अमीर है। तो ये स्टार्टिंग का थोड़ा सा चीज समझ रहे हो। येट द लाइफ ऑफ द मासेस इन जनरल वाज बेटर देन व्हाट इट बिकेम आफ्टर 100 ईयर। बट हाँ, जो भी था मुगलों का टाइम था, जो भी था, बट जो 100 साल के बाद जो ब्रिटिशर्स करने वाले हैं उससे तो बेहतर था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपके लिए। अगर इस तरह का कुछ आप कोट करना है, कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तो वहां ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने आके, जो मासेस का मतलब होता है जो नॉर्मल जो हमारी जो आम जनता होती है, कि उनकी लाइफ में को सुधार कर दिया, लाइफ डिग्रेड ही हुई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से। आइए जरा अब एक एक करके दो कंडीशन हमें समझनी है। इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी यहाँ से काफी बनेंगे। जो आने वाला आपका टेस्ट है, आपको पता पूरा पेपर मैं ही डिजाइन कर रहा हूँ। तो टेस्ट पेपर में मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन लिए, और 4 अभी हो सकता है मैं 5-6 क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दूं। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है और बिल्कुल इन डेप्थ क्वेश्चन होंगे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा आएगा उसी से, हर पॉइंट आपको समझना है। सो इकोनॉमिक कंडीशन को 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। विलेज इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ट्रेड। तो 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक एक करके चारों को समझते हैं। तो सबसे पहले विलेज, मतलब गांव की अर्थव्यवस्था कैसी, हिंदी बताओ तो हमारे जो गांव है उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो विलेज इकोनॉमी में क्या था, सेल्फ सफिशिएंट थे, सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी। उनको फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीजें चाहिए, जो भी चीजें गांव की जरूरत होती थी वो लोग खुद उगाते थे। अच्छा बताओ, गांव में सब लोग क्या करते होंगे? गाड़ी घोड़े तो कुछ होते थे नहीं। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो बैलगाड़ी चलती थी, उनसे ही सामान इधर उधर भेजना होता था। जो भी उनको खाने का चाहिए वो खुद उगा लेते थे। ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल डीजल वीजल उस समय था नहीं, लकड़ी से काम होता था पूरा। ठीक है, फ्यूल भी इस्तेमाल होती थी। तो ऑलमोस्ट जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो सेल्फ सफिशिएंट था। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेल्फ सफिशिएंट। प्लस सेल्फ गवर्निंग विलेज, गवर्न भी खुद ही करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरपंच होता था, सरपंच पूरा डिसाइड करता था। हाँ, जो रूलर्स थे, जो इजरा रेवेन्यू फार्मिंग होगी, इस तरह जो फार्मिंग करते थे उसके लिए जरूर वो किसी एक बंदे को रख देते थे बीच में, मिडिलमैन, वो कलेक्शन वगैरह करता था। बट फिर भी जो टोटल जो ओवरऑल था गाँव की जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह डिजाइन था कि अगर कल्टीवेटर है तो टोटल ओवरऑल कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब सारा गाँव मिलकर कल्टीवेट कर रहा है। किसी की कोई लैंड नहीं थी, किसी की जमीन नहीं थी। आज के टाइम में गाँव में जाओगे तो आपको हर बंदे की 2 बीघा जमीन, 3 बीघा, 30 बीघा। उस समय नहीं था, पूरा लैंड सबका था, कल्टीवेशन करते थे और उनका जो पोर्शन था उनको मिल जाता था। तो ये काफी एक अच्छा सिस्टम था, एग्री सिस्टम है इसको बोलते हैं। एग्री स्ट्रक्चर में नो कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट लैंड, प्राइवेट लैंड कुछ नहीं थे। ठीक है, लैंड बिलोंग कलेक्टिवली टू द कल्टीवेटिव कम्युनिटी, ईच फैमिली हैविंग इट्स शेयर ऑफ द एरेबल लैंड। ये मैंने बता दिया आपको, एक इंपॉर्टेंट है कार्ल मैक्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में जब एथिक्स या वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे जब। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोला इंडियन फॉर्म ऑफ द कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये एथिक्स में मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करूंगा। ठीक है, फिलहाल इसने जो ये सिस्टम है इसको बोला गया इंडियन फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। किसने बोला? कार्ल मैक्स ने। अच्छा, दूसरी बात, जो हमारे गांव था, विलेज जो इकोनॉमी थी, वो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बेस्ड था। मोटा मोटा वही किया था, एग्रीकल्चर हुआ या हैंडीक्राफ्ट जो है आइटम्स होते हैं उन पे ही, और उसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसे नहीं कोई इंडस्ट्री वगैरह पे बहुत बड़ा अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसी पे ही आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी, जो विलेज इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट थी। और दूसरा फैक्टर है एग्रीकल्चर, खेती वगैरह।
अच्छा, जो सेल्फ गवर्नेंस मैंने ऊपर बोला ना, सेल्फ गवर्निंग, इसको जरा समझते हैं, वर्क का मतलब क्या है। तो सेल्फ गवर्निंग का मतलब है कि विलेज पंचायत होती है जिसमें सरपंच होता था, लोकल चीफ या सूबेदार जो अलॉट होते थे, डिड नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे विलेज अफेयर्स एंड लिमिटेड हिमसेल्फ टू क्लेमिंग ए शेयर इन द विलेज क्रॉप्स। बस उनको तो वो ये चाहिए था कि अपना 1/3 या 25% विलेज क्रॉप ले जाओ, बस। इससे ज्यादा कोई लगान, जिसको हम बोलते हैं लगान से मतलब होता था, उसके अलावा कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, जो भी करना अंदर करो विलेज पंचायत में। अच्छा, मेन लिंक ऑफ द विलेज विद द स्टेट वाज द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। वही मैंने बता दिया आपको, लैंड रेवेन्यू का जो पेमेंट है वही। और इसको कलेक्ट कौन करता था? विलेज हेडमैन जो होता था, पटेल बोलते हैं, या फिर पटेल, या अभी तो गाँव टाइप में पटेल बोलते हैं, तो पाटिल, या मैं बोलूँ कि समाज जो सरपंच टाइप से जो होता था वो लोग, उनका काम था कलेक्शन करना और आगे प्रोवाइड करना। इवन एज रूलर एंड डायनेस्टी चेंज कंटिन्यूसली, द लाइफ ऑफ द विलेज कैरिड ऑन एज यूजुअल। डायनेस्टी बदल गई, मुगल के अंदर देखिए फारूक शाह मर गया, फारूक शाह के बाद मोहम्मद शाह आ गया, ठीक है, उसके बाद निजाम छोड़ के चला गया उधर हैदराबाद में। ये सब कुछ होता रहा, बट विलेज को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि विलेज एक्चुअल में डिपेंडेंट ही नहीं थे इस लोग से। उनका एक अलग ही सिस्टम चलता था गांव के अंदर, अपना खुद का कल्टीवेशन है, खुद ही सेल्फ गवर्निंग है, सेल्फ जो भी उगा रहे हैं, क्या कौन सा वर्ड था उसका भूल गया, अच्छा वर्ड, हाँ, सेल्फ सफिशिएंट। तो सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ गवर्निंग है, और इजिली उनको कहीं किसी की जरूरत पड़ी नहीं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उधर मेन दिल्ली के अंदर क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो इससे एक और कार्ल मैक्स ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, अनचेंजेबलनेस ऑफ द एशियाटिक कम्युनिटी। तो ये इसी हिसाब से बोला गया कि रूलर डायनेस्टी बदलते रहे बट गांव में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज बीन एपिडली सेड दैट द विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया लास्टेड व्हेन नथिंग एल्स सीम टू बी लास्ट। तो ये हम कहाँ कोट कर सकते हैं? जब हमें विलेज और अर्बन के कुछ ऐसा कंपेरिजन आ जाए, ये 18th सेंचुरी इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, तो ये काफी अच्छा कोटेशन हो सकता है, या लास्ट में आप कंक्लूजन में इसको कोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और फैक्टर देखते हैं विलेज इकोनॉमी से, कि आइसोलेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटीज ऑब्स्ट्रक्टेड द क्रिएशन ऑफ द वाइडर मार्केट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो एक ये बड़ा फैक्टर था कि विलेज जो भी कम्युनिटी थी वो आइसोलेटेड थी, वो गांव के गांव में, उनका रूरल जो लिंक था वो काफी हद तक कम था। तो एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा, वही जाति पात धर्म वगैरह की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा प्रिवलेंट थी। पॉलिटिकल इंडिफरेंस भी बहुत ज्यादा था। तो पॉलिटिकल इंडिफरेंस किसलिए था? ये भी पॉलिटिकल इंडिफरेंस में बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसको आपको पता ना, कई सारे रीजंस की वजह से। रीजनल तो था ही, रिलीजियस भी था, कास्ट बेस्ड भी था, और फिर रिलीजन के अंदर भी था। जैसा आपने देखा होगा उस समय मुगल थे, तो मुगल में भी मुस्लिम्स में कई ग्रुप बटे हुए थे, तुर्रानी, अफगानी, ईरानी, हिंदुस्तानी। तो जो पॉलिटिकल इंडिफरेंस था उसकी वजह से जो ग्रोथ है, विलेज की ग्रोथ है, उसको भी काफी हद तक आप ये बोल सकते हो कि उसको डिक्लाइन होना पड़ा। तो ये सारे फैक्टर आप रखोगे विलेज इकोनॉमी में। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडियन विलेज, एज ए रिजल्ट इंडियन विलेज या एग्रीकल्चर बोलूं, रिप्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ द बैकवर्डनेस, स्टैग्नेशन। तो या तो पीछे हो गया, बोलो कि वहीं के वहीं रुक गया, ठहर गया, ना बढ़ा ना घटा। सो अनटच्ड फ्रॉम द ऑल मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी वर्ल्ड में एक्स्ट्रा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे एग्रीकल्चर को लेके, वो एग्रीकल्चर की इन्फॉर्मेशन यहाँ गाँव तक नहीं पहुंच पा रही थी, अनटच था, कंप्लीटली अनटच था, ठीक है। तो ये रहा, हमने विलेज इकोनॉमी के ऊपर एक अच्छा खासा पूरा एक आप बोल सकते हैं मेंस के हिसाब से आंसर तैयार कर लिया। अब जब ये मेंस में आपको लिखना होगा तो आप इन सारे ही पॉइंट्स को अच्छे से कोट कर देंगे। मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिए, ठीक है। तो विलेज इकोनॉमी यहाँ तक हुई डन। अब आता है अर्बन इकोनॉमी। तो अर्बन इकोनॉमी में ज्यादा कुछ नहीं है, आप ये देखो, इवन एज इकोनॉमी स्टैग्नेटेड कंटिन्यूड, इंडिया रिमेन ए लैंड ऑफ द एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चर। देखो इंडिया में उस समय कहता है कॉटन टेक्सटाइल जो था मेन प्रिवलेंट था, हमारे यहाँ से जो कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती थी, और उसी की वजह से था कि इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से ज्यादा था। हम बहुत ज्यादा माल भेजते थे बाहर, कम मंगाते थे। तो हमारा क्योंकि कॉटन एक बहुत बड़ा रीजन था उसके पीछे, ठीक है। तो एक यही है कि इंडियन रिमेन ए लैंड ऑफ एक्सटेंडिंग मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा होती थी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया कंटिन्यू टू बी लार्जर एज अ रूरल बेस्ड एक्टिविटी। इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया कंटिन्यू टू बी लार्जली ए रूरल बेस्ड एक्टिविटी। तो जो प्रोडक्शन होता था, जैसे कॉटन के लिए जो भी चीज आपको चाहिए वो ऑब्वियसली बात है शहर में तो होगा नहीं, आपको जाके गांव जो भी चीजें जो अब होता है ना कि एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम विलेज से लेते थे, देन उसके इंडस्ट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वो एक्सपोर्ट होता था। तो 2 या 3 पॉइंट यहाँ डाल सकते हो। रूरल अर्बन इकोनॉमी के बारे में ज्यादा नहीं, मेन जो है वो विलेज इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अब आता है इंडियन इंडस्ट्री की कंडीशन क्या थी। तो टेक्सटाइल, अब मैंने आपको बोला ना सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा थी। और कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, बंगाल में, गुजरात में, आंध्र में। बंगाल में कहाँ पे, ढाका ढाका जिसको हम बोलते हैं, या मुर्शिदाबाद, जो मुर्शीद कुली खान ने बाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी। अहमदाबाद, अहमदाबाद लिखा हुआ ना, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया। सूरत, बैरूच, आंध्रा में कहा थी मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद और विशाखापट्टनम।
तो ये मेन सेंटर थे कॉटन टेक्सटाइल के उस समय 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में और एंड तक जो रहेंगे। इसके अलावा कुछ एग्रोबेट इंडस्ट्री भी थी, उसके अंदर शुगर, ऑयल, तंबाकू, गांजा, ठीक है, ओपियम और एल्कोहलिक बेवरेज, तो ये सारे भी इंडिया में काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अभी बताऊंगा टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या, सब पे आएंगे धीरे धीरे। माइनिंग एंड शिप में तो आप बोल सकते हो कि इंडिया में ये जो है आयरन है, आयरन की माइनिंग सेल्फ सफिशिएंट था, आयरन हम यहीं से हमें मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना आयरन मिल जाता था कि हमारे शिप बिल्डिंग के अंदर या जो भी चीज जहां भी आयरन की जरूरत पड़ती थी, आप स्वॉर्ड्स के अंदर ले, तलवारों में ले लीजिए, ढालों में ले लीजिए, जहां भी जरूरत पड़ती थी, इंडिया खुद ही सेल्फ सफिशिएंट था आयरन के केस में। शिप बिल्डिंग भी इंडिया ने स्टार्ट कर दी थी, खासकर जब यूरोपियन जब पावर्स आना स्टार्ट हुई तो उनकी मदद से यूरोपियन स्टाइल में शिप बिल्डिंग स्टार्ट होगी। तो ये इसकी में आप काफी सारे पॉइंट कोट कर सकते हैं पिछले वाले टॉपिक से, चाहे आप वहां से टीपू सुल्तान से ले सकते हो या फ्रेंच वाला चीज भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जो भी आपने पढ़ी नहीं, आगे पढ़ोगे। फिर लग्जरीज गुड्स, अब ये तो आपको पता ही है कि इंडिया उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इंडिया में जो काफी हद तक जो ये लग्जरीज गुड्स है वो प्रोड्यूस होते थे, और ये ज्यादातर जो कंज्यूम करते थे वो रिच नोबल्टीज, अमीर लोग जो नोबल्स वगैरह होते थे। स्टैग्नेशन क्या है, तो इंडिया वाज ए सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और क्राफ्ट इंडस्ट्री में तो हम सेल्फ सफिशिएंट थे ही, बट प्री ब्रिटिश इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज स्टैग्नेटेड एंड टेक्निकली बैकवर्ड। देयर वाज एन ओवरऑल डिक्लाइन टेंस trend in the agriculture and craft industry production. However, this decline was far greater in the post 18th and 19th century. मोटा मोटा हम जो है बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि सेल्फ सफिशिएंट था बट फिर भी डिक्लाइन, वो रीजन क्या था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी थी, हम आउटसाइड वर्ल्ड से ऑलमोस्ट आपका टच था वो खत्म था। अब विलेज जो था, जो रूरल जो इकोनॉमी थी वो काफी हद तक अर्बन से सेपरेटेड थी, मतलब अगर जो इन खासकर एग्रीकल्चर और जो इसके जो प्रोडक्ट के जो विलेज जो रॉ मटेरियल उनके टर्म से बात की जाए, सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई तक का काम था, उसके अलावा कोई काम नहीं था रूरल इकोनॉमी का। तो एक ये रीजन भी था, दूसरा बाकी सारे आपने रीजन देख ही लिए, कास्ट बेस्ड रीजन भी है और जो टिपिकल पॉलिटिक्स थी वो भी थी। तो इन सब की वजह से ये हुआ कि टोटल डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, लेकिन ये डिक्लाइन फिर भी कम था उस डिक्लाइन से जो आने वाले टाइम में 18th और 19th सेंचुरी में अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होने वाला है। मतलब आगे इन चीज में और भी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो हम क्या टोटल एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कॉटन भेज रहे हैं ना, कॉटन टेक्सटाइल हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट हमारा ना के बराबर। इंपोर्ट ना के बराबर क्यों? क्योंकि इंडियंस को यूरोपियन माल पसंद ही नहीं है, वो किसी भी यूरोपियन पे किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट थे ही नहीं, तो वहां ज्यादा मंगवाते नहीं थे, ठीक है। और जो भी था मैक्सिमम हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट ही करते थे। इसके अलावा जो यूरोपियन आए थे यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो क्या करते थे, इंडिया से सस्ता माल खरीदते थे और दूसरी कंट्रीज में जाके महंगी रेट पे बेचते थे। तो इंडिया से जो टोटल ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो इस समय ज्यादा था, बट 18th सेंचुरी के अंदर आपको मैं बताऊंगा एक इंडिगो रिवोल्यूशन होगा, तो उसमें बताएंगे किस तरह से जर्मनी सिंथेटिक, बेसिकली यहाँ क्या था, किसानों को जबरदस्ती इंडिगो, नील जिसको हम बोलते हैं, जो नील कलर देखो आपने, तो यहाँ के किसानों को बोलेंगे कि भाई नील उगाओ, नील उगाओ, जबरदस्ती खेतों में नील उगाने के लिए फोर्स करेंगे। बाद में सिंथेटिक डाई आ जाएगी, जर्मन सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हो जाएगा, उसके बाद जो नील है, जो इंडिगो, उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, तो किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। तो उससे एक इंडिगो जो रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा, पढ़ेंगे उसके बारे में। इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया उस पर, इसी साल 2020 में क्वेश्चन भी आया इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो आगे जाके ये कंडीशन और बुरी होने वाली है, फिलहाल इतनी बुरी नहीं है। तो ठीक है, अब ये तो हुई किसके बारे में, इंडस्ट्री। अब ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड में क्या मैंने बताया, टोटल एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट से बहुत ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि इंडिया क्या है, फूड ग्रेन मतलब जो खुद के खाने पीने की चीज है उसमें, और हैंडीक्राफ्ट में सेल्फ सफिशिएंट था, हमें किसी की जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज, हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा था कंपेयर टू दी अदर थिंग्स। इतना ज्यादा था कि स्पाइसेस तक को हमने पीछे छोड़ दिया। आपको पता है इंडिया और इंडोनेशिया दो ही ऐसी जगह है उस समय 18th सेंचुरी के अंदर जो मसालों के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। हम मसालों का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन कॉटन टेक्सटाइल ने स्पाइसेस को भी पीछे छोड़ दिया इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। देन इनफ्लो ऑफ द बुलियन, बुलियन का मतलब है गोल्ड वगैरह, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ द बुलियन, गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जब, अब ऑब्वियसली बात है, कोई हमसे खरीदना आ रहा है तो हम उससे बोलेंगे, वो बोलेगा भैया ये ले डॉलर ले ले, तो हम तो नहीं चाहिए कुछ, हमें तो क्या चाहिए, इंडिया अगर ट्रेड करेगा, अगर मैं सिल्क आइटम बेच रहा हूँ और मैं यूरोपियन से कुछ ली ना, मैंने आपको बताया, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया था बाटर सिस्टम। तो अगर आप कुछ दे रहे हो बदले में कुछ ले रहे हो, ठीक है। अगर मेरे पास टमाटर है, आपके पास मान चलिए आलू है, आलू टमाटर की आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, आपको टमाटर दे दूंगा, आपसे आलू ले लूंगा, ये लो सब्जी बन गई तैयार, और सेम आपकी बन गई। लेकिन सोचो, मुझे सब्जी खानी नहीं है, मैं टमाटर है, मुझे तो ना आलू कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे या तो पैसा पैसा उस समय चलता नहीं था, ठीक है, उधर का अलग अलग करेंसी, यहाँ की अलग करेंसी, पेपर मनी कुछ थी नहीं सिस्टम का, ठीक है।
तो मैं बोलूँ ऐसी चीज थी जो दोनों जगह चली, और वो क्या चीज थी? बुलियन। बुलियन का मतलब गोल्ड सिल्वर वगैरह। तो फिर इसमें ट्रेड होता था, इंडियंस को कुछ चाहिए नहीं था, इंडियन को जरूरत ही नहीं थी यूरोपियन गुड्स की, तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लो हुआ बुलियन का। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम जो बोलते हैं ना 18th सेंचुरी, तो अभी सोने की चिड़िया है इंडिया, इंडिया से सोना गया नहीं है, अभी यहाँ इनफ्लो हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होगा आने वाले टाइम में। जब 18th सेंचुरी के एंड में 19 पूरा 19th सेंचुरी में जो भी ये बुलियन था ये सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। जब बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कैप्चर कर लेगी पूरी तरह से, उसके बाद वो अपनी आर्मी लेकर देगी, फिर वो क्या करेगी, अपने सैनिकों के लिए, अपने जो भी सोल्जर्स होंगे उनकी जो तनख्वाह है वो यहीं से पैसा कमाएगी और यहीं से देगी, और बल्कि पैसा बाहर भी भेजेगी, बुलियन वगैरह जो है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट फिलहाल इस समय ये था, इनफ्लो था बुलियन का। देयरफॉर राइज ऑफ द मर्चेंट एंड बैंकर, ऑब्वियसली बात है, जब ट्रेड अच्छी होगी, जब ट्रेड अच्छी होगी तो मर्चेंट और बैंकर भी अपने आप निकल के आ जाएंगे, पैसा ले लो भैया, पैसा ले लो, पैसा रख दो, ज्यादा पैसा तो कहाँ रखोगे, बैंकों में रखोगे, ठीक है। तो ये जो है राइज ऑफ द मर्चेंट एंड बैंकर से क्यों आया? बिकॉज ऑफ द ट्रेड जो थी हमारी फ्लोरिश हो रही, फ्लोरिश ट्रेड थी, काफी ज्यादा ट्रेड हो रही थी इस वजह से। और इन टर्न इन्होंने वापस से ट्रेड, अब ऑब्वियसली बात है ये आएंगे तो दोबारा से ट्रेड को प्रमोट करेंगे, पैसा ले लो, पैसा ले लो, ठीक है, इंडस्ट्री लगाओ, इससे सो ऑन। So in the beginning of 18th century, India was one of the main center of the world trade and industry. तो ये एक important है। सेकंड चीज, मेजर आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट, क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते थे? तो आपको पता सबसे ज्यादा तो हम लोग कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ भी चुका है यूपीएससी में, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो हम जो मेन एक्सपोर्ट करते थे वो था कॉटन टेक्सटाइल, इसके अलावा और भी एक्सपोर्ट करते थे सिल्क, इंडिगो, नील, ठीक है, साल्ट पेटर, राइस, व्हीट, सुगर, स्पाइसेस, फिशेस, स्टोन्स एंड ड्रग्स, ये सारा होता जो हम एक्सपोर्ट करते थे। अब इंपोर्ट क्या करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट वाला एक क्वेश्चन फंसेगा टेस्ट में, ध्यान रखना। सो इंपोर्ट में पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से हम क्या मंगाते थे? पर्ल्स, सिल्क, देखो सिल्क में ध्यान रखना, सिल्क हम एक्सपोर्ट भी करते थे और सिल्क हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटीज के कंसर्न में जैसे आज की वैसी बात नहीं, हम कई सारे चीज है जो इंडिया में भी बनाते हैं, इंडिया से बाहर से मंगाते हैं, क्वालिटीज के रिस्पेक्ट में, कि अगर कोई आपको अच्छी क्वालिटी लग रही है तो ऑब्वियसली बात है आप उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो ये भी होता था। उसके अलावा वुल है, डेट्स है, डेट्स का मतलब जो खजूर वगैरह होता है वो हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम वगैरह, रोज वाटर। अरब से क्या मंगाते हैं? अरब से कॉफी, गोल्ड, ड्रग और शहद, हनी। चाइना, चाइना हमारा दुश्मन, टी, शुगर, पोर्सिलेन और सिल्क, यहां से भी सिल्क आ गया, ध्यान रखना, और टी शुगर आ गया, मतलब ऑब्वियसली बात चाय बनाने के लिए चाइना वाले की वजह से हमारी चाय पीने को मिली इस समय। खैर वो तो कहने वाली बात है, हमारे दार्जिलिंग के अंदर टी ऑलरेडी पहले से फेमस है, असम साइड में, वेस्ट बंगाल में। तो तिब्बत से गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ, वुलन स्लॉट, और स्लॉट है क्लॉथ होगा, वुलन क्लॉथ होगा, स्लॉट क्या होता है, ठीक है, वुलन क्लॉथ होना चाहिए। इंडोनेशिया से, मैंने बताया इंडोनेशिया इंडिया दो ही से स्पाइसेस के लिए फेमस, तो हम इंडोनेशिया से क्या मंगाते हैं? स्पाइसेस। आप बोलोगे सर स्पाइसेस में इंडिया सेकंड नंबर पे था, स्पाइसेस मंगाने की जरूरत क्या है? बताया ना मैंने आपको, तो ऐसा जरूर नहीं है कि आपको कई सारी चीजें वहां से सस्ती मिल जाती है तो आप वहां से मंगा के इंडिया में भेज दो, आगे और ट्रेड कर दो, ये तो चीज चलती रहती थी। प्लस परफ्यूम एंड शुगर, शुगर यहाँ भी आ गया। अफ्रीका, मोस्ट इंपोर्टेंट, आइवरी, हाथी दांत, और अभी तक तब से लेके अभी तक अफ्रीका में ही हाथी दांतों के लिए अफ्रीका अभी भी फेमस है। अभी अफ्रीका में एक जगह है, वह लगभग 100 से ज्यादा हाथी मारे गए थे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहा था, न्यूज में जरूर चेक करिएगा मेरी क्लास खत्म होने के बाद कि क्यों हुआ था ऐसे। तो यूरोप में वुलन क्लॉथ, मेटल एंड पेपर वगैरह, तो यूरोप मतलब हमारे यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह, तो वहां से वुलन क्लॉथ, मेटल और पेपर, जो कागज हम बोलते हैं। तो ये था सारा ट्रेड, और जो ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो भी आइटम थे उनके बारे में। हाँ, बोत्सवाना, बिल्कुल सही बोला निकिता, आपने पढ़ा हो, गुड, बोत्सवाना। अच्छा, डिसरप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब क्या पढ़ते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें डिसरप्शन क्यों है? डिसरप्शन ना रोक, मतलब जो मतलब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो, बोलो या बोलो कि हम किसी जो क्या बोलते हैं, सही वर्ड बोलते हैं डिसरप्शन को क्या बोलेंगे सही वर्ड में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको यार, बाध्यता, बता जो भी हो। तो क्या क्या रीजन है? पहला, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होगा मुगल का। सेकंड, कंटिन्यूस वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन। तो आपको ये पूछना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों डिक्लाइन हुई, वो तो हमें पता है, हाँ रुकावट, ठीक है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों डिक्लाइन हुई। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के इस समय 18th सेंचुरी में स्टार्टिंग थी, बट डिक्लाइन होना चालू होगा जैसे जैसे मुगल का डिक्लाइन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी डिक्लाइन होगा। जो जो रीजन आपने मुगल में पढ़े थे, काफी रीजन आप, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिक्लाइन ऑफ मुगल, वो आप यहाँ भी चिपका सकते हो। सोचो मुगल का डिक्लाइन क्यों हुआ? कि सर इन्वेजन हुआ, तो भाई जब इन्वेजन करेगा नादिर शाह
तो छोड़ेगा क्या ट्रेड सेंटर्स को? जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर होंगे लूट कर ले जाएगा, तो ट्रेड हमारी डिक्लाइन हो जाएगी, ट्रेडर्स को मार देगा। ठीक है, इस हिसाब से जो पीछे से, तो वो भी एक रीजन फिट होता है। फिर मुगल का जब डिक्लाइन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो अलग अलग जो छोटे छोटे थे अपने अपने बंगाल बिहार वगैरह टूट होंगे, ऑब्वियसली बात है उससे ट्रेड भी इंपैक्ट हुई होगी। सेकंड चीज, जब ये लोग अलग अलग जाएंगे तो ये अपने अपने इलाके के अंदर टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ का मतलब है जो भी यहाँ से गुड्स पास होगा उसको भैया टैक्स देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उससे भी काफी हद तक जो ट्रेड एक्टिविटीज है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो हैम्पर होंगी। प्लस जो वॉर होती थी, तो एक जब वॉर होती तो वो लड़ाई कभी किसी को दिखती नहीं है कि कौन सिविलियन है, कौन मर्चेंट है, कौन ट्रेडर है, वो सबको उड़ा देती है। तो ये काफी सारे रीजन थे। 18th सेंचुरी कोई स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, पूरा 18th सेंचुरी, कंप्लीट 18th सेंचुरी अनस्टेबल रहा है काफी हद तक। बहुत कम टाइम ऐसा था जो स्टेबल था। तो ये काफी दो मेन रीजन है जिनको हम मेंस में लिखेंगे, ये दोनों रीजन को। एक सेकंड, हाँ ये वाले दोनों रीजन, ठीक है। अब आता है इफेक्ट पे कि चलो ठीक है, ये दो रीजन, इन दोनों रीजन ने क्या क्या इफेक्ट डाला। पहला, न्यू एजेंसीज ऑफ पिलेज, गलत, प्लंडर्स, मतलब जो रॉबर्स वगैरह थे, जो डाकू वगैरह थे, प्लंडरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। देन एवरी स्मॉल एंड लार्ज रूरल ट्राई टू इंक्रीज हिज इनकम बाय इंपोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन द गुड पासिंग थ्रू हिज टेरिटरी, बता दिया मैंने आपको। मैनी ट्रेडिंग सेंटर वर लूटेड बाय द फॉरेन इन्वेडर एंड रीजनल पावर, बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर को लूट गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट है कौन कौन से लूटे, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी हो सकता काम आए। तो दिल्ली किसने लूटा? नादिर शाह ने। लाहौर, दिल्ली, मथुरा, तीनों को कौन लूट के गया बाद में एक साथ? अब्दाली। आगरा को किसने लूटा? जाटों ने, जाट्स ने। गुजरात एंड डेक्कन किसने लूटा? मराठाओं ने। सर हिंद किसने लूटा? सिखों ने, क्योंकि वहां से वापस से उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर थे वो लूट लिए, कैप्चर करिए, क्योंकि उस समय ये मुगल के अंडर में था ना। तो ये आपको ये सारे पॉइंट याद रखना, किस किसने कौन कौन सी चीज में एक्वायर करा। देन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिगेन टू डबल इन द इंडियन पॉलिटिक्स। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ऑब्वियसली बात है पावरफुल होने लगी, तो इंडियन पॉलिटिक्स में बंगाल, मोटा मोटा बंगाल के अंदर पॉलिटिक्स ने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। तो ये भी इफेक्ट देखने को मिला इन दो रीजंस की वजह से ही। रीजन मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं, आप इस दो को बढ़ा के 10 तक पहुंचा सकते हो आराम से, अगर आपको मुगल के डिक्लाइन के सारे रीजन पता है तो ये कहानी हुई हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में। पूरा 18th सेंचुरी की जो भी इकोनॉमिक्स कंडीशन, हर रिस्पेक्ट में आपने बात कर ली। कौन कौन से? 4 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट था विलेज इकोनॉमी, इसके बारे में बात होगी। अर्बन इकोनॉमी के बारे में बात होगी। इंडियन इंडस्ट्री के बारे में बात होगी। इंडियन ट्रेड्स के बारे में बात होगी। बताइए आप यहां तक सभी लोगों को एकदम मेंस के हिसाब से क्लियर रहेगा? तो अब बात करेंगे हम सोशल कंडीशंस के बारे में, थोड़ा सा और है, बस क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद, फिर हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सोशल कंडीशन में क्या है? सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या है कि अलग अलग लेवल डिवाइडेशन थे हमारे जो जो पूरे जो कंट्री के अंदर डिफरेंट जो कास्ट वगैरह है, या जितने भी जो टोटल जो ग्रुप है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे। जैसे अगर मैं इनकम वाइज बात करें तो एपेक्स लेवल था, जिसके अंदर इंपीरियर या जो नोबिलिटीज हैं वो थे, जो अपने सिर्फ दारू छोरी और अय्याशों में उगलते, बस उनको कोई मतलब नहीं था, स्लेव्स वगैरह जैसे उनके पास। तो ये मतलब टोटल अय्याशों में लाइफ जी गुजारी उन्होंने इस समय। ठीक है, जो टिपिकल आपने वो देखो कौन सा है, गेम ऑफ थ्रोन, तो उसके अंदर जिस तरह की अय्याशी दिखाई गई है कुछ उसी लेवल की था इस समय यहाँ पर। ठीक है, कहने को ये लोग इस्लाम के फॉलोवर थे ज्यादातर, जो स्टार्टिंग में इस्लाम के फॉलोवर थे, बट किसी भी एंगल से ये चीज मुझे नहीं लगती कि उन्होंने जो किया वो फॉलोवर नाम की वो चीज है। ये सब कहने वाली बात है। ये धर्म वर्म जो होता है, ये जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए धर्म नहीं होता, उनके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल चेंज होता है। गरीब लोगों को सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो भी लिखे हुए हैं हमारे टिपिकल ग्रंथों में। जो अमीर है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन होते नहीं, वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके लिए गॉड ने आजादी दे रखी होती है, तो कुछ भी करें वो। चलिए नेक्स्ट है, सोसाइटी वर डिवाइडेड ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन, रीजन, ट्राइब्स, लैंग्वेज। तो अलग अलग तरह का डिवाइडेशन था सिस्टम के अंदर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कास्ट के नाम पे। ठीक है, ये द्रविडिजन आप देखिए अभी भी देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो नॉर्थन लैंग्वेज जो हिंदी भाषी और जो तमिल है, तेलुगु है, उनमें हमेशा पंगा रहता है साउथ में। अगर आप कभी कोई साउथ में गए तो पता होगा इस बात को। इस्लाम है, इस्लाम प्रीच्ड सोशल इक्वलिटी टू द मुस्लिम्स, ने बताया कि मुस्लिम्स में सोशल, यहाँ को ऐसा नहीं है, सोशल इक्वलिटी जरूर बताई गई। जैसे आप नमाज में जाओगे तो वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा हो कौन, आपको सब एक ही साथ लाइन में खड़े होकर करना पड़ेगा। सिमिलरली सिखों ने भी ये चीज को जो है काफी ज्यादा प्रचार प्रसार करा, लेकिन डिवाइडेशन बहुत था इस्लाम में भी और सिख रिलीजन के अंदर भी। इस्लाम में किसके ऊपर डिवाइडेशन था? सिया सुन्नी, ईरानी, अफगानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, इनमें डिवाइडेशन था। तो ये कहने के लिए हमें बोलेंगे कि इक्वलिटी थी, बट उस समय इक्वलिटी नहीं थी, काफी रिच चीज थी जिसके ऊपर डिवाइडेशन था। देन वुमेन का स्टेटस क्या था? तो उस समय पेट्रियार्चल फैमिली सिस्टम था। ठीक है, तो इसका मतलब है पितृसत्ता बोलते हैं ना, पितृसत्ता, मतलब जो घर में फादर जो है वो डोमिनेट करेंगे, मेन पोजीशन पे होंगे। सिर्फ केरला में नायर्स जो है वहां नहीं था,
वहाँ जो घर फैमिली जो हेड थी वो एक वुमेन हुआ करती, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो इसमें एक तो चीज ये, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज हो गई, डॉरी होगी, पर्दा प्रथा हो गई, सती होगी, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गए, पॉलीगेमी हो गई, ये सब प्रेवलेंट थे। तो काफी सारी जो है कुरीतियां है, जो आप बोल सकते हो, जो इवल्स है, वो उस समय प्रेवलेंट थे। स्लेवरी के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल स्लेवरी नॉर्मल तो नहीं थी उस समय स्लेवरी, ठीक है, लेकिन जो यूरोपियन ट्रेवलर्स आते थे या एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, जो यूरोपियन जो मैं बोला जो ब्रिटिशर्स होते थे इसी, वो अपने साथ स्लेव रखते थे, खरीद लेते थे स्लेव्स को। अब स्लेवरी की वजह से बेचारे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी की वजह से या कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, कुछ है नहीं खाने पीने का, तो स्लेव बन जाते थे। तो इन स्लेव्स को रखते थे अपने से, इनको शादी करने की परमिशन जरूरी, आपस में शादी कर सकते हो जो स्लेव स्लेव से, और इनके जो बच्चे पैदा होंगे इंपॉर्टेंट, वो फ्री होंगे, वो स्लेव नहीं होंगे। समझा? माँ बाप भले स्लेव है, बच्चे स्लेव नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। इसमें ही मैं प्रीलिम्स के आपको पॉइंट बताते हुए चल रहा हूँ। इन 1789 टैरिफिंग ऑफ द स्लेव्स वाज अबॉलिश बाय द प्रोक्लेमेशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1789 के अंदर जो स्लेविंग है, जो स्लेव्स है, उसमें जो भी खरीद फरोख्त होती है उसको अबॉलिश कर दिया। हालांकि अबॉलिश कर दिया, बट आज तक ये चीज चल रही है, अभी भी ये बंद नहीं है, अभी भी ये इलीगल तरीके से चालू है। आपने वो मूवी देखी होगी अग्निपथ, बेचने वाला सिस्टम, स्लेव वाला, वो कुछ ऐसा ही है। आज भी इंडिया में कई फॉर्म में चीजें होती है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या हाल था उस समय? तो एजुकेशन में ट्रेडिशनल पे ज्यादा फोकस करते थे। जैसे अगर हिंदूज है तो संस्कृत पढ़ने पे ज्यादा फोकस है, मुस्लिम्स है तो अरबी पर्शियन या जो अरेबियन लैंग्वेज है उस पर ज्यादा फोकस था। साइंस एंड टेक से बिल्कुल भी टच नहीं थे, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टच में नहीं होने की वजह से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, जो हम बोलते हैं कि जो आप बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जो करते थे, कैनन्स वगैरह हो गए, गन्स वगैरह, ठीक है, या बारूद बोल दीजिए, ठीक है, वो यूरोपियन के पास जो था वो अलग ही लेवल का था, इंडियन के पास नहीं था, क्योंकि हमने साइंस एंड टेक पे कभी फोकस ही नहीं किया बहुत सारे एस्पेक्ट में। तो जैसे अब यूरोपियन जो शिप्स हैं वो काफी हद तक टेक्निकली जो इंडियन सिस्टम से बेटर होती थी, क्योंकि साइंस एंड टेक पे स्टार्टिंग से ही फोकस नहीं था, 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से। सो ट्रेडिशनल पे ज्यादा फोकस था। एलिमेंट्री जो एजुकेशन थी क्लास 8 तक की, ठीक है, उसको पाठशाला या मकताब्स बोलते थे, ठीक है, उसमें भी खाली जो हायर क्लास के जो मेल्स होते थे, फीमेल्स भी नहीं, हायर क्लासेस के जो मेल्स और लोअर क्लास भी नहीं, ठीक है, उनके मेल्स ही पढ़ते थे। ज्यादातर ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, पाठशाला या मकतब, ये टेंपल या मस्जिद के साथ अटैच होते थे। जब कोई टेंपल है, मंदिर, तो उसी के अंदर ये चीज चलेगी। सिमिलरली कोई मस्जिद है तो उसी के अंदर ये चीजें चलेगी। नेक्स्ट थिंग, स्टडी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज एक्सक्लूडेड। मैंने बोला ना बिगेस्ट मिस्टेक थी एक्सक्लूड करना। फिर हायर जो एजुकेशन है सेंटर, जो बड़ी एजुकेशन होते थे ज्यादातर, उनको बोलते थे हम लोग ये, अब इसको मुझे हिंदी एग्जैक्टली बोलना नहीं आएगा, चतुष्पति या टोल्स, ये संस्कृत लैंग्वेज के लिए होते थे। सिमिलरली मदरसा होते थे पर्शियन लैंग्वेज। अगर आपको ज्यादा बड़ी पढ़ाई करनी, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि डॉक्टरेट बनना है या कुछ इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, नहीं, ये अपने ही लैंग्वेज में कराते थे, ठीक है। अगर एक तरफ देखो तो मौलवी बना रहे हैं, एक तरफ देखो तो पंडित बना रहे हैं, बड़े बड़े लैंग्वेज में। तो बस वही वाली बात है संस्कृत के अंदर और यहाँ पे ये। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश का जो है इंडिया के अंदर जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, फिलहाल नहीं था। पर्शियन जो है वो कोर्ट लैंग्वेज में, आपको ये याद रखना है कि आगे, अभी तक तो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज में, आगे जाके इस पर्शियन को कोर्ट लैंग्वेज से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे वो आगे देखेंगे। फ्रेंच टेलर है बर्नियर, उसने उस समय जो काशी या बनारस, किसको काशी या बनारस को बोला एथेंस ऑफ द इंडिया। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि एथेंस ऑफ द इंडिया किसको बोला गया, काशी या बनारस, काशी बनारस है ना। ये तो ये एजुकेशन के बारे में बात। अब आता है लिटरेसी। तो लिटरेसी के बारे में बात क्या है कि लिटरेसी वाज नॉट लेस देन व्हाट इज अंडर। तो लिटरेसी उतनी थी जितनी ब्रिटिश, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अलग बात है कि हम लोग वहां इंग्लिश पढ़ने लगे, लेकिन जितने लोग यहाँ पढ़ते थे ऑलमोस्ट उतने ही ब्रिटिशर्स के अंदर थे। तो लिटरेसी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, किसने बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हास्टिंग ने बोला था कि इंडियन हैड इन जनरल सुपीरियर endowment in reading, writing and arithmetic than the common people of any nation in Europe। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ, वॉरेन हास्टिंग का। हिंदू मुस्लिम का रिलेशन कैसा था, फ्रेंडली रिलेशन था, कोई लड़ाई वड़ाई होती नहीं थी उस समय, आराम से रहते थे, कोई दंगे वंगे तो थे नहीं, ठीक है, क्योंकि उस समय ना तो भाजपा था ना कांग्रेस थी, तो इसलिए आराम से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, और ना ही कोई मुस्लिम लीग थी। डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इसी टाइम पे हुई। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। अब छोटे छोटे पॉइंट जल्दी बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि दिल्ली का जब डिक्लाइन हुआ तो जो भी टैलेंटेड लोग थे, जो पेंटर वगैरह हो गए, सिंगर वगैरह हो गए, पोइट वगैरह हो गए, वो अलग अलग जगह घरानों में चले, घराने बन गए, जैसे हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, जयपुर। तो इसमें मेन याद करना कि आर्किटेक्ट के लिए कौन कौन से घराने हैं। मैं एक सेकेंड, हाँ, तो थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, अभी थोड़ा तेज बताने, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था, इस चक्कर में थोड़ी जल्दबाजी कर रहा था। चलो अब देखो, तो हम बात करें घरानों के बारे में, तो अब वो सब तो होगी ऊपर की, हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद और जयपुर। अब आर्किटेक्ट की फील्ड में क्या काम हो वो आपको देखना है। तो जयपुर में आपको पता है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के बाद जयपुर सिटी बनाई,
ठीक है। इसके अलावा 5 एस्ट्रोनॉमी जंतर मंतर 5 जगह बनाए गए, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर, पता है आपको। लखनऊ में जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला, उसने बड़ा इमाम बड़ा बनाया, ठीक है। उसके अलावा काफी और भी थे उससे पहले वाले, उनके के बारे में यहाँ बात मैंने नहीं करी, बट हाँ आप चाहो तो उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। लखनऊ किसने बसाया वो भी आप बता सकते हो। अमृतसर जो है वहां रणजीत सिंह ने गोल्डन टेम्पल बनाया नहीं, गोल्डन टेम्पल को रिनोवेट किया गोल्ड से, ठीक है। केरला के अंदर मार्तंड वर्मा ने रीबिल्ड किया पद्मनाभपुरम पैलेस को। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए। अब मेंस में आते हैं तो आपको जरूर लिख देगा, एक अच्छा पॉइंट मिलेगा अगर आता है कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्ट, तो वहां पे ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली लिटरेचर की फील्ड में क्या हुआ 18th सेंचुरी में, तो लिटरेचर में उर्दू पोइट थे, उनका इमरजेंस हुआ, जैसे मीर, सौदा, नाजिर, मिर्जा गालिब। अब ये आ सकता है ये चारों में से कोई भी दो नाम दे देंगे और बोल देंगे ये कौन थे, सोल्जर थे या कोई एक नवाब थे, वटेवर इस तरह के, या कोई उर्दू पोइट थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन चारों ये उर्दू पोइट से रिलेटेड है। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है उनका भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, लाइक मराठी होगी, पंजाबी होगी, ठीक है। तो इस तरह का लैंग्वेजेस का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। मलयालम लिटरेचर भी काफी हद तक इस समय पॉपुलर हुआ अंडर द ट्रेवनकोर रूलर। ट्रेवनकोर रूलर कौन थे, वही मार्तंड वर्मा और रमा वर्मा, आपने पढ़े याद है ट्रेवनकोर के अंदर। फिर एक इंपॉर्टेंट है कुंचन नेयंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अरोज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द केरला। तो ये पूछा जा सकता है कि केरला के इस समय के जो नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कुंचन नेयंबर कौन है, तो ये पोएट थे केरला के। फिर कुछ सिंधी पोएट भी इस समय फेमस हुए, शाह अब्दुल लतीफ, सच्चल और शामी। अभी शाह अब्दुल लतीफ क्या बला है, ये इन्होंने एक रिसालो करके एक चीज कंपोज की। रिसालो क्या है, इसमें डिफरेंट पोएम्स का कलेक्शन है। तो याद रखिएगा शाह अब्दुल लतीफ रिसालो डिफरेंट पोएम्स का कलेक्शन है। वारिस शाह, हीर रांझा, फेमस हीर रांझा लिखी वारिस शाह ने, याद रखिएगा। दयाराम, ये ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट थे गुजरात से। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इनके बारे में। देयर आफ्टर कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या है, 18th सेंचुरी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रेडिशनल आउटलुक एंड स्टैग्नेशन। एक तो ये पॉइंट लिख देंगे। दूसरा, टोटली इग्नोरेंट ऑफ द साइंटिफिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अचीवमेंट ऑफ द वेस्ट, ये एक पॉइंट आ जाएगा। लास्ट वन, ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ द इंडियन लाइफ एंड सोसाइटी ले इन द फील्ड ऑफ द साइंस, हमने साइंस के ऊपर फोकस ही नहीं किया। डन। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर तो होता हमारा फिनिश, मतलब ये वाला टॉपिक होता फिनिश। अब मैं आपको प्रीलिम्स के पॉइंट दोबारा याद दिला देता हूँ कि आपको किस तरह से प्रीलिम्स के स्पेसिफिक याद रखने। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या क्या आपको काम है। एक समय, उस समय जो एग्रीन सिस्टम था वहां कोई भी कंसेप्ट नहीं था प्राइवेट लैंड का, ठीक है। तो इंडियन फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म किसने बोला, कार्ल मैक्स ने। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि अनचेंजेबल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, ये भी किसने बोला, कार्ल मैक्स ने। 2 पॉइंट हो गए। और प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तीसरा आता है प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पॉइंट, बच्चे प्रीलिम्स के बता रहा हूं बस। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां कहां पे थी, तीसरा पॉइंट प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स से बात करना ना बस, है ना। ये वाला इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्टेड, तो डिस्प्लेसिंग स्पाइसेस, स्पाइसेस को पीछे छोड़ा। तो ये भी आ सकता है कि किसको पीछे छोड़ा है, कौन सेकंड नंबर पे था, ये भी कुछ क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम किया जा सकता है। देन इंडिया में इनफ्लो था बुलियन का, क्यों था वो आपको रीजन ऑप्शन में देके पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम किस किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे, किस किस चीज का इंपोर्ट करते थे, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ये सब तो खैर मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बस ये जो क्वेश्चन है कि दिल्ली किसने लूटा, लाहौर, आगरा किसने लूटा, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सोशल में आएंगे, तो सोशल में आपको आने के बाद क्या चीजें पढ़नी है, मैं आपको मेन मेन जो सोशल के हिसाब से इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक तो ये कि केरला के नायक यहाँ पे क्या चीज इसके बारे में है। फ्री सिटीजन, जो ये भी जो स्लेव्स के जो बच्चे होते थे वो। देन जो हायर एजुकेशन होते थे उसको हम क्या बोलते थे, उनमें किस तरह होते थे, जैसे अरबियन को मदरसा बोलते थे और संस्कृत वाले को चतुष्पीड्स एंड टोल्स। एंड एथेंस ऑफ द इंडिया किसने बोला, बर्नियर ने। किसको बोला, काशी और बनारस को। वॉरेन हास्टिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देन एक और इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पॉइंट किसने क्या क्या बनाया, ये तो खैर आपको पता ही है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। और ये लास्ट में ये सारा कि वारिस शाह ने हीर रांझा, रिसालो किसने बोला, शाह अब्दुल लतीफ ने, ये सब क्या थे, पोइट थे। कुचिन नियाम्बर क्या था, केरला का पोइट था। दयाराम क्या था, गुजरात से लिरिसिस्ट था। बस ये मतलब 8 या 10 पॉइंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, आराम से आप पढ़ लोगे। मेंस के हिसाब से तो पूरा एज इट इज रटा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई।